नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी भी हम जो है वो डिस्कशन करते हैं, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमारे पास में क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। शॉर्टकट में अगर हम बोलें कि जो टॉपिक हमने टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर सेलेक्ट किया है या जो हम टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर पढ़ेंगे, उस टॉपिक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो हो हम गेन करते हैं, ताकि हमारे पास में जो है वो कोई क्वेश्चन गलत ना हो उस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में 334 नंबर की क्लास आएगी, दैट इज कॉल्ड सोरोसिस। ये भी आपको पता है कि जो हम टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उसके हमारे पास में दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है हमारे पास में कि जो हमने टी 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाई है, यानी कि जितने भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें से एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया, फिर सब्जेक्ट वाइज जो है वो उनको डिवाइड किया है और पूरे टॉपिक का जो है वो हमने नाम दिया और लगभग जो है वो हमारे पास में 200 टॉपिक जो है वो निकल के आए। इसलिए हमने उस लिस्ट का नाम ही जो है वो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट जो है वो रख दिया। वो लिस्ट आप लोगों के पास में सबके पास में होगी। जिनके पास में नहीं है वो टेलीग्राम पे एक सिंपल मैसेज करके भी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब पे कोई भी लिस्ट भेजने का जो है वो जरिया नहीं होता है, इसलिए आपको टेलीग्राम पे जो है वो मैसेज करना ही पड़ेगा और आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपली आपको मैसेज करना है कि आई नीड 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट। देन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, इमीडिएटली न सही, जैसे ही मेरे पास में 2 घंटे 2.5 घंटे जैसे मेरे पास में टाइम मिलता है, मैं ऑलमोस्ट जितने भी बच्चों के टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं उनको जो है वो जवाब दे देता हूँ। तो वहाँ पे आप जो है वो लिस्ट प्राप्त कर सकते हो। तो एक रास्ता तो हमारे पास में ये है। दूसरा होता है आपके कमेंट बॉक्स। ऐसा कोई टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा जो है वो दिक्कत आती है, तो बच्चे उस टॉपिक का जो है वो नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में बोल देते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे बोले, चाहे वो हमारे पास में टेलीग्राम पे बोले, कहीं पे भी वो जो है वो कह सकते हैं। हम उस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं और यहाँ पे जो है वो हम लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में दो रास्ते हैं। तो जो आज का टॉपिक है सोरोसिस, वो हमने लिया है दोस्तों 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट से। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास में क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार से आते हैं, कैसे आते हैं, उसको अगर हम बात करें तो दोस्तों अब तक मैंने देखा है कि 4-5 बार जो है वो इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैक्सिमम इसके इमेज बेस पे और इसके टाइप पे आए हैं। तो एक चीज तो हमारे पास में क्लियर हो गई कि एक तो हमें इसके जितने भी टाइप हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, और इमेज बेस पे जो है वो मतलब सोरोसिस में और बाकी जो है वो डिजीज में क्या डिफ्रेंशिएट होता है उसको हम देखते हैं। क्योंकि अगर जैसे नोट सेट 7 की बात करें, नोट सेट 6 की बात करें, इन दोनों में जो है वो इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक तो इमेज बेस आप कंटेस्ट करो कि हाँ, देखते ही पता चले कि हाँ ये चीज जो है वो सोरोसिस है, ये कोई और वुंड इन्फेक्शन नहीं है या सेलुलाइटिस नहीं है या और चीज नहीं है। तो ये एक तो ये आइडेंटिफिकेशन मिले, प्लस इसके क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं उनको हम जो है वो देखते हैं और इस टॉपिक को जो है वो हम फिनिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा सोरोसिस होता गया या ये इसको सोरोसिस है, और अगर स्किन डिपार्टमेंट में अगर आपने काम किया है तो बहुत सारे मरीज जो है वो इसके आते हैं। बस सोरोसिस नाम ही पता है, बाकी इसके बारे में क्या चीज होती है, कैसे क्या होता है, ये चीजें आपने नहीं देखी होगी। लेकिन आज जो है वो इस टॉपिक को हम कंटेस्ट और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर करेंगे। तो देखो, सोरोसिस इज ए क्रोनिक नॉन इन्फेक्शियस ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी स्किन डिसऑर्डर characterized by hyper proliferation of keratinocytes and scaly erythromatous plague। ये इसकी जो है वो डेफिनेशन आ गई। सारी चीजें जो है वो एक डेफिनेशन के अंदर जो है वो कंक्लूड कर दी है। क्या है चीजें कि सोरोसिस जो है वो हमारे पास में क्रोनिक, क्रोनिक का क्या मतलब होता है दोस्तों, लंबे समय से कोई भी चीज अब अगर लंबे समय से चल रही है, लॉन्ग टर्म तक चल रही है, उसको हम कहते हैं दोस्तों क्रोनिक। नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस का मतलब होता है, ऐसा नहीं है इन्फेक्शियस का मतलब जैसे किसी को टीबी होगी, वो खांस रहा है दूसरे के अंदर फैल जाएगा। किसी को कोरोना हो गया, वो खांस रहा है छींक रहा है, तो वो कोरोना दूसरे पर्सन को हो गया, तो वो तो हो गया इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस जैसे किसी को सीएडी है
किसी को हार्ट अटैक की बीमारी है, तो वो हो गया हमारे पास में नॉन इन्फेक्शन, मतलब एक पर्सन से जल्दी से दूसरे पर्सन में नहीं फैल रहा है। तो ये जो हमारे पास में क्रोनिक नॉन इन्फेक्शियस ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी स्किन डिजीज है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है? ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि नॉर्मली हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बन जाए, यानी कि बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज है उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाए, इसको कहते हैं ऑटो इम्यून। तो ऑटो इम्यून और हमारे पास में दोस्तों एक चीज आती है हाइपर सेंसिटिविटी। दोनों के बारे में मैंने बहुत डिटेल से बुलेट सीरीज के अंदर ही करवाया हुआ है। अगर मैं सिंपली बात करूं, ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मेरे अंदर बोन है, बोन के अंदर जो हमारे पास में सेल्स है उसको मेरी बॉडी एज ए एंटीबॉडीज आइडेंटिफाई करे और उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना चालू कर दे, इसको कहते हैं ऑटो इम्यून। समझ में आएगा? एक और एग्जांपल देते हैं। ये जैसे मेरे पास में स्किन की कोई जो है वो हमारे पास में सेल्स है, उस सेल्स को मेरा इम्यून सिस्टम समझे कि ये दुश्मन है और उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बनाना चालू कर दे, ये हो गया ऑटो इम्यून। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी जस्ट थोड़ा सा अलग होता है। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब हो गया कि नॉर्मली जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बननी चाहिए, ऐसे जो है वो चीजें जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बननी चाहिए उनके अगेंस्ट भी जो है वो एंटीबॉडीज बन जाती है, उसको कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल परफ्यूम है, डस्ट है, पोलन पार्टिकल्स है। अब ये इतने नॉर्मल हैं कि इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने की जरूरत नहीं है, मतलब इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो है वो नहीं बननी चाहिए नॉर्मली, लेकिन उनके अगेंस्ट भी बन जाए। हाइपर कहते हैं ना, ये बंदा तो बड़ा हाइपर है। तो हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि जिनके अगर नॉर्मली जो है वो एंटीबॉडीज नहीं बननी चाहिए उनके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बन जाए, वो तो हो गया हाइपर सेंसिटिविटी। ऑटो इम्यून क्या होता है? ऑटो इम्यून होता है कि खुद के जो हमारे पास में बॉडी के पार्ट्स हैं, ऑर्गन है, सेल्स है, टिश्यू है, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लग जाए, उसको कहते हैं ऑटो इम्यून। तो सोरोसिस जो है वो एक क्रोनिक नॉन इन्फेक्शियस ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। और ये ऑटो इम्यून भी किसका है दोस्तों? स्किन डिसऑर्डर का डिजीज है, जिसके अंदर क्या होता है? हाइपर प्रोलिफरेशन ऑफ केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स जो हमारे पास में केराटिन बनाने वाले जो सेल्स है वो उनका जो है वो हमारे पास में हाइपर प्रोलिफरेशन होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी वजह से स्केली मतलब पपड़ी सी आने लग जाती है। एंड इरिथ्रोमेटस प्लेक्यू। इरिथ्रोमेटस प्लेक्यू का मतलब होता है जो रेड कलर के जो धब्बे होते हैं, ठीक है, रेड कलर के जो हमारे पास में स्पॉट होते हैं, इसको हम कहते हैं इरिथ्रोमेटस प्लेक्यू जो है वो बन जाते हैं। एंड इट फॉलो ए रिलैप्सिंग एंड रेमिटेंट कोर्स, ठीक है। और ये रिलैप्सिंग एंड रेमिटेंट कोर्स मतलब होता है फिर ठीक हो जाती है, फिर बन जाती है। तो ये सोरोसिस जल्दी से जो है वो ठीक नहीं होता, एक बार होने के बाद जरूरी नहीं है कि ये तुरंत ठीक हो जाए, इसमें बड़ा लंबा समय चलता है। तो ये चीज है, सोरोसिस एक क्रोनिक डिजीज है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसके अंदर केराटिनोसाइट्स है उसका प्रोलिफरेशन हो जाता है और छोटे छोटे इरिथ्रोमेटस प्लेक्यू बन जाते हैं, या हम कहें कि रेड कलर के जो है वो स्पॉट बन जाते हैं। और ये कंटिन्यूस कम ज्यादा इस तरीके से जो है वो होती रहती है, इसको हम कहते हैं दोस्तों सोरोसिस। अब बात आती है हमारे पास में ईटियोलॉजी कि सोरोसिस की जो है वो ईटियोलॉजी क्या है, सोरोसिस क्यों होता है। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास में जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर का मतलब हो गया हमारे पास में कि मतलब कि जीन से रिगार्डिंग फैमिली में अगर किसी को है तो उसमें हमारे पास में आगे वाली संतति को भी जो है वो सोरोसिस हो सकता है। जैसे मान के चलिए माता पिता दोनों को जो है वो सोरोसिस है, तो ये मान के चलिए कि जो बच्चे होते हैं हमारे पास में, ठीक है, तो उसमें भी जो है वो हमारे पास में देखने को मिलेगी। अगर मम्मी के है तो फिर बच्चों में कम चांसेस रहते हैं। अगर 4 बहन भाई हैं उनमें 3 के सोरोसिस है तो चौथे के होने की संभावना भी जो है वो बढ़ जाती है, इसको हम कहते हैं जेनेटिक फैक्टर। क्लियर? तो देखो पहली चीज आ गई हमारे पास में फैमिली हिस्ट्री, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन द सेंस कि अगर फैमिली मेंबर में जितने लोगों के पास में है उनमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में HLA शीश डग एसोसिएशन। HLA आपको पता ही है हमारे पास में, ठीक है, ये हमारे पास में होता है हिस्टोसाइट ल्यूकोसाइट एंटीजन, ये हमारे पास में देखने को मिलता है, तो इसमें भी हमारे पास में होता है, तो इनमें ये चीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है इम्यून फैक्टर्स। इम्यून फैक्टर्स का मतलब हो गया टी सेल मीडिएटेड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बहुत सारी ऐसी डिजीज है जैसे रोमेटिक हार्ट डिजीज है वो ऑटो इम्यून है, GBS है वो भी ऑटो इम्यून है। अगर वो ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो टी सेल मेडिएटेड है, दो प्रकार के हमारे पास में जो है वो मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। एक होती है हमारे पास में बी सेल्स, एक होती है हमारे पास में
बी सेल्स और एक होती है हमारे पास में टी सेल्स। ये अब अगर हम पढ़ने लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। आपको पता है बी सेल जो है वो इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इसको लिम्फोसाइट इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में होगी ये सारी चीजें, या ह्यूमोरल, या हम कहें इसको सेल मीडिएटेड, ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी होती है। ये टी सेल्स बी सेल होती तो दोनों लिम्फोसाइट्स है, दो प्रकार के लिम्फोसाइट्स है, एक टी लिम्फोसाइट्स एक बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स वाले को बी क्यों बोला, क्योंकि ये बोन मेरो में डेवलप होती है। ये क्या होता है, बोन मेरो में इसका जो है वो डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसको बी सेल्स बोलते हैं। टी सेल्स का ये थाइमस में होती है, ठीक है, ये हमारे पास में थाइमस में होती है, इसको टी सेल्स बोलते हैं, यानी कि सेल टी सेल मेडिएटेड। तो ये होता है, तो जिनमें हमारे पास में टी सेल मीडिएटेड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक है, इसमें हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास में इंक्रीज टीएनएफ, ठीक है, ये हमारे पास में ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है हमारे पास में, तो इनमें होता है। एंड इंटरल्यूकिन 17, इंटरल्यूकिन 23, इनमें जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है। कोई भी हमारे पास में अगर इंक्रीज टीएनएफ है या इंटरल्यूकिन 17, IL-23, इनमें अगर हमारे पास में इंक्रीज है तो उनमें भी ये चीज देखने को मिलती है। हालांकि एक अच्छी चीज है कि बहुत थोड़ा सा आपको सुनने में अटपटा लग रहा होगा या याद करने में भी दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, आज तक इनसे जो है वो अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। जहां क्वेश्चन आएगा, जहां याद करने वाली चीज होती है, वहां मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो ये हो गया हमारे पास में जेनेटिक फैक्टर एंड इम्यून फैक्टर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एनवायरमेंटल ट्रिगर्स। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स में आता है हमारे पास में सबसे पहली चीज दैट इज कॉल्ड ट्रोमा, ठीक है। ट्रोमा में हमारे पास में आता है कोबनर्स फिनोमिना। कोबनर्स फिनोमिना में आपको बताया हुआ है दोस्तों, अगर बच्चे मेरे कंटिन्यूअस क्लास ले रहेंगे उनको ये पता चल गया तो कमेंट में आप बताइएगा कि कोबलर्स फिनोमिना जो है वो क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इन्फेक्शन। इन्फेक्शन यानी कि स्ट्रेप थ्रोट, सोर थ्रोट वाली जो चीजें होती है, जिसको हम बोलते हैं गेटेटी, दैट इज अ ग्यूटेटी सोरोसिस। ये जो हमारे पास में ग्यूटेटी सोरोसिस है, इसमें क्या होता है, ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है। सोरोसिस ही होता है बट उसमें हमारे पास में ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसके अंदर होता है। नेक्स्ट, जो पर्सन भी जहां पे ज्यादा स्ट्रेस लेता है उसमें भी सोरोसिस देखने को मिलता है। कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर जैसे कि मान लो पर्सन जो है वो शिमला वगैरह में रह रहे हैं या गुलमर्ग सोनमर्ग में रह रहे हैं, जहां पे कोल्ड वेदर रहता है, जम्मू कश्मीर में कोल्ड वेदर रहता है, वहां पे ये चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है स्मोकिंग एंड एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में स्मोकिंग एंड एल्कोहल। जो स्मोकिंग और एल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा करता है उनमें भी जो है वो हमें सोरोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन ऐसी है जो कि हमारे पास में सोरोसिस को जो है वो बढ़ाती है, जैसे बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन होगी, NSAID होगी, लिथियम ड्रग्स होगी, एंटी मलेरियल ड्रग्स होगी जिसमें क्लोरोक्विन आती है, ऐसी ही इनहिबिटर होती है। ये बिल्कुल कॉमन ड्रग्स है, लेकिन अगर इनको यूज ज्यादा करोगे तो फिर चांसेस बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर यूज करोगे तो फिर सोरोसिस होगा ही होगा, नहीं, इसके अगर मान के चलिए ये चीजें अगर यूज करते हैं तो फिर सोरोसिस के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ये होगा हमारे पास में एनवायरमेंटल फैक्टर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इसकी पैथोफिजियोलॉजी, कि ये जो हमारे पास में सोरोसिस जो है वो बेसिकली जो है वो होता किस तरीके से। तो सबसे पहले जो ट्रिगर्स पॉइंट आते हैं, जैसे इम्यून सिस्टम है, जेनेटिक है, एनवायरमेंटल है, इनमें जो है वो हमारे पास में ट्रिगर पॉइंट है। इम्यून सिस्टम कैसे, जैसे हमारे पास में किसी को टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है या टी सेल्स मीडिएटेड जो है वो हमारे पास में इन्फेक्शन है। जेनेटिक, माता पिता को जो है वो सोरोसिस है या भाई बहनों को सोरोसिस है या किसी फैमिली में जो है वो सोरोसिस है। साथ के साथ एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल मतलब किसी को स्ट्रेस है, किसी को और कुछ दिक्कत है, ये सारी चीजें। तो इम्यून सिस्टम हमारे पास में अफेक्ट कर रहा है, जेनेटिक सिस्टम अफेक्ट कर रहा है और एनवायरमेंटल अफेक्ट कर रहा है। ये सारी चीजें होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स, टी सेल्स का जो है वो एक्टिवेशन हो जाएगा। आपको पता ही हमारे पास में जो है वो WBC होती है। WBC जो है वो दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स में हमारे पास में तीन चीजें और ए ग्रेनुलोसाइट में दो चीजें। ए ग्रेनुलोसाइट्स में आगे हमारे पास में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन सी आती है, इसमें आती है हमारे पास में न्यूट्रोफिल, इसेनोफिल एंड बेसोफिल, ठीक है। ये लिम्फोसाइट्स फिर से दो तरीके से,
एक होती है टी लिम्फोसाइट्स, एक होती है बी लिम्फोसाइट्स। तो ये सीधा सीधा जो भी हमारे पास में है, ये इम्यून सिस्टम है, जेनेटिक है, एनवायरमेंटल है, ये फाइनली किसको एक्टिवेटेड करता है दोस्तों? टी सेल्स को जो है वो एक्टिवेटेड करता है, यानी कि एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स का एक्टिवेशन होगा, उसके बाद क्या होगा? रिलीज ऑफ साइटोकाइनेज। उसके कारण जो है वो साइटोकाइनेज जो है वो रिलीज होगा। अब आपको पता है जो भी हमारे पास में डब्ल्यूबीसी है या जो भी हमारे पास में इम्यून सिस्टम है, उसमें हमारे पास में चीजें जो है वो इंटरकाइल, ये जो है वो हमारे पास में चीजें होती है। तो उसके बाद में टीएनएफ अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस, ठीक है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है हमारे पास में अल्फा, वो एक्टिवेटेड होता है। इंटरल्यूकेन 17 एंड इंटरल्यूकेन 23, ये सारे के सारे रिलीज होंगे। ये चीजें आप जरूर याद रखो, ठीक है। ये जो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकेन 17, इंटरल्यूकेन 23, ठीक है। इनमें जो है हमारे पास में रिलीज हो जाएंगे। देन उसके बाद क्या होगा? इंक्रीज स्किन सेल्स टर्नओवर। स्किन जो हो वो अब चेंजेज होने लग जाएगी। क्या क्या चेंजेज होने लग रहा है, यहां तक चीज समझ में आ गई, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। जो भी हमारे पास में ट्रिगर्स फैक्टर है, ट्रिगर फैक्टर्स कौन कौन से थे? इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यूनिटी में हमारे पास में अगर टी सेल्स जो है बढ़ गई है, कोई भी ऐसी जो है वो क्रोनिक इन्फेक्शन है, आपको पता है टी सेल्स कब बढ़ती है? जो भी क्रोनिक इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन में जो है वो टी सेल्स बढ़ती है। देन उसके बाद जेनेटिक, माता पिता को जो है वो हमारे पास में है, किसी को सोरोसिस, या भाई बहन में है, या फैमिली मेंबर में किसी को सोरोसिस है, तो आगे वाली संतति को भी जो है वो सोरोसिस हो सकता है। एनवायरमेंटल, ये एनवायरमेंट में सारी चीजें आ गई, ट्रोमा आ गया, स्ट्रेस आ गया, मेडिकेशन आ गया, अगर ये सारी चीजें यूज ले रहे हैं तो फाइनली क्या होगा? टी सेल्स का एक्टिवेशन हो जाएगा। टी सेल्स कहाँ है वो भी आपको पता है, वो सारी चीज मैंने आपको बता दी। टी सेल्स बढ़ने लग जाएगी, टी सेल्स एक्टिवेटेड होगी। अब टी सेल्स एक्टिवेटेड होगी, सेना खूब सारी बढ़ गई। अब वो सेना क्या करेगी? दूसरे कोई तो एंटीबॉडीज है नहीं, वो अपनी सेल्स को मारने चालू कर देगी। मतलब वो क्या करेगी? जो टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर है या इंटरल्यूकिन 17, 23, वहां पे रिलीज करना चालू कर देगी। अब रिलीज करना चालू कर देगी तो उसकी वजह से हमारे पास में जो सेल का टर्नओवर था, स्किन की सेल का टर्नओवर, वो चेंजेस होगा। अब स्किन की सेल का टर्नओवर क्या था? नॉर्मली हमारी स्किन जो है ना वो 28 डेज में खत्म हो जाती है। खत्म इन द सेंस उतर जाती है, नहीं आ जाती है, ये ध्यान रखना। नॉर्मली एक महीने के अंदर जो है हमारी ऊपर एक स्किन जो है वो लेयर हट जाती है और दूसरी आ जाती है। अब इसके बाद में क्या होगा? सेना ज्यादा बढ़ गई, वो स्टूमुलेट करेगी। अब जो हमारे पास में 28 दिन के अंदर स्किन चेंजेज हो रही थी, अब वो 2 से 3 दिन के अंदर ही हो जाएगी। यानी कि इंक्रीज सेल टर्नओवर, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में 3 to 4 डेज इंस्टेंट ऑफ 28 डेज। 28 डेज के कंपैरिजन में वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे पास में 3 से 4 दिनों के अंदर ही जो है वो चेंजेज हो जाएगी। तो ये चीज होती है, यानी कि जो स्किन का टर्नओवर था वो हमारे पास में 28 डेज के बजाय 3 से 4 दिन में ही टर्नओवर हो जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। एंड फॉर्मेशन ऑफ थिक सिल्वरी स्केल्पी प्लेक्यू बन जाता है, यानी कि बिल्कुल जैसे चांदी के नहीं आते उस तरीके से जो है वो सिल्वरी प्लेग बन जाते हैं। अभी हम ट्यूब बाकायदा जो है वो आपको इमेज बेस पे दिखाएंगे, तो बिल्कुल वहां पे जो है वो थिक सिल्वरी स्केली प्लेग जो है वो बन जाते हैं। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी हो गया। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ सोरोसिस। सोरोसिस के जो है वो हम टाइप ले लेते हैं। कौन कौन सा सबसे ज्यादा काम कॉमन देखने को मिलता है, कौन सा किस में देखने को मिलता है, सब चीजें विथ इमेज में आपको बता दूंगा, क्योंकि इमेज के बेस पे भी जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले हम टाइप पढ़ेंगे, देन उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, कैसे पैचेज होते हैं, क्या किस प्रकार का लीजन होता है, ये सब चीजें। तो सबसे पहला आता प्लेग सोरोसिस, जिसको हम कहते हैं सोरोसिस वल्गेरिस। सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाला सोरोसिस है, मोस्ट कॉमन, याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। सबसे ज्यादा सोरोसिस होने वाला कौन सा है? तो प्लेग सोरोसिस है, या सोरोसिस वल्गेरिस जो है वो सबसे ज्यादा होता है। इट इज मोस्ट कॉमन। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो है वो सिल्वरी व्हाइट स्केल प्लेग बन जाते हैं। एक्सटीरियर एरिया, एल्बो, नी, स्काल्प, यानी कि ये वाला एरिया है, ठीक है, एल्बो के ऊपर। देन ये हमारे पास में स्काल्प पे पीछे की तरफ में, ठीक है। देन घुटनों के ऊपर जो हमारे पास में एक्सटीरियर एरिया है वहां पे जो है वो बन जाते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारे पास में वल्गरिस सोरोसिस, ठीक है। ये हो गया वल्गर सोरोसिस। इसमें आप देख रहे हो बिल्कुल चांदी के जैसे जो है वो दाने हैं, लेकिन एक्सटीरियर सरफेस पे जो है वो बनते हैं, और ये सबसे मोस्ट कॉमन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ग्यूटेटी सोरोसिस। ग्यूटेटी सोरोसिस में मैंने आपको बता दिया था कि ये बेसिकली हमारे पास में लंग्स के अंदर देखने को मिलता है, सॉरी,
फेरिंग्स के अंदर शॉर्ट थ्रोट पे जो है वो देखने को मिलता है। इसमें आ गया अपने पास में स्मॉल ड्रॉप लाइक लीजन आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, और ये बेसिकली बच्चों में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, ये बेसिकली जो है वो बच्चों में देखने को मिलता है और स्मॉल ड्रॉप लाइक लीजन्स बन जाते हैं। ये देखो यहाँ पे हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये हो गया हमारे पास में गेटेटिसोरोसिस। इसमें आप देख रहे हो छोटे छोटे ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है, जैसे छोटी छोटी फुंसियां नहीं हो जाती उस तरीके की बन जाती है। और ये जो है वो आ गया हमारे पास में गेटेटिसोरोसिस, और ये जो है वो बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। जो प्लेग सोरोसिस था या सोरोसिस वल्गरिस था वो तो सब में होता है और ये बच्चों में होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इनवर्स सोरोसिस। इनवर्स सोरोसिस में क्या होता है, ये बिल्कुल स्मूथ होता है, रेड लीजन्स होता है इन फ्लेक्स्टर फोल्ड, ग्रोइन वाले एरिया में, देन एक्जिला में, जहां पे मोइस्ट सबसे ज्यादा होती है। फ्लेक्स्टर फोल्ड जैसे ये वाला फोल्ड है, देन ग्रोइन वाला है, देन हमारे पास में नी के पीछे वाला है, वहां पे सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिलता है। तो ये भी एग्जाम पूछा था कि ग्रोइन और एक्जिला में कौन सा सोरोसिस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो दोस्तों इनवर्स सोरोसिस देखने को मिलता है। इसीलिए मैं आपको बार बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसके टाइप पे आते हैं। जब मैंने आपको टॉपिक शुरू किया था तभी भी मैंने बताया था, और मैं फिर से बार बार बता रहा हूं। सबसे पहले हमने सोरोसिस पढ़ा था, दैट इज का सोरोसिस वल्गरिस, जिसको प्लेग सोरोसिस के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है और इसके अंदर बिल्कुल जैसे चांदी के जैसे धब्बे नहीं होते वैसे बन जाते हैं, और ये एक्सटीरियर सरफेस पे बनता है, एल्बो, नी, स्काल, इन सब चीजों। नेक्स्ट आता है हमारे पास में गिटेटिसोरोसिस। ये जो है वो हमारे पास में इसमें ड्रॉप लाइक लीजन्स जो हो बन जाते हैं आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, और ये बेसिकली जो है वो बच्चों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में इनवर्स सोरोसिस। इनवर्स सोरोसिस क्या होता है, ये दोस्तों स्मूथ होता है, रेड लीजन्स इन फ्लेक्सर फोल्ड, जैसे ग्रोइन वाला एरिया है, एक्जिला वाला हो गया, वहां पे जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पोस्टुलर सोरोसिस। पोस्टुलर सोरोसिस छोटे छोटे जो है वो पोस्टूल जैसे बन जाएंगे, और ये जो है वो हमें पाल्म एंड सोल पे देखने को मिलते हैं, हाथों पे, पाम एंड सोल पे जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जैसे आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, ये इनवर्स सोरोसिस है। ये पोस्टुलर, ये हमारे पास में जो है वो हैंड एंड सोल पे देखने को मिलेंगे। इस तरीके से देखो, जो शुरू में एक इमेज दिखाई थी मैंने, ये देख रहे हो, इस तरीके की जो है वो हमें सोरोसिस देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड फोर्थ वन। नेक्स्ट आज था हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इरिथ्रोडर्मिक सोरोसिस। इरिथ्रोडर्मिक जो है वो सोरोसिस सबसे ज्यादा सीरियस होता है, सीवियर होता है, सीवियर डिफ्यूज इरिथोमा एक्सोफ्लोरेट लाइफ थ्रेडिंग होता है। ये हमारे पास में देखो इरिथ्रोडर्मेटिक सोरोसिस है, मतलब अंदर जाके जो है वो हमारे पास में करता है। जो हमारे पास में इरिथ्रोसाइट्स है वहां पे, और जो डर्मिस वाला एरिया जहां पे ब्लड सप्लाई होती है, मतलब आपको पता है एपिडर्मिस, देन उसके नीचे डर्मिस होती है, डर्मिस में जो ब्लड सप्लाई होती है वहां पे जो है वो सबसे ज्यादा जाके अटैक करती है, इसको बोलते हैं इरिथ्रोडर्मिक सोरोसिस। ये सबसे ज्यादा सीवियर होता है और ये लाइफ थ्रेडिंग होता है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा लाइफ थ्रेडिंग जो है वो कौन सा होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास में नेल सोरोसिस। ये बढ़िया इजी है, नेल सेरोसिस मतलब नेल के अंदर होगा, जो हमारे पास में नाखून है वहां के अंदर जो सोरोसिस होगा उसको बोलते हैं नेल सोरोसिस। तो ये पिटिंग एंड एकाइनोमोसिस ऑयल ड्रॉप साइन होता है। ये देखिए, ये हो गया हमारे पास में नेल सोरोसिस, ठीक है, ये हो गया नेल सोरोसिस। और लास्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सोरोटिक आर्थराइटिस। सोरोटिक आर्थराइटिस क्या होता है, ये जॉइंट पेन करवाता है, स्वेलिंग करवाता है एंड स्क्विजाइड जो है वो करवाता है। इस तरीके से देखो, टखने के ऊपर देख रहे हो, आर्थराइटिस के जैसे जो है वो साइन सिम्टम्स आते हैं। ये हो गया हमारे पास में सोरोसिस। क्लियर है? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये इमेज बेस आपको सबसे ज्यादा देखनी है। प्लेग सोरोसिस जो है हमारे पास में सबसे मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, इसमें व्हाइट सिल्वरी पैचेज बनते हैं, एक्सटीरियर सरफेस पे बनते हैं, एल्बो, नी, स्काल पे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में गेटेटिसोरोसिस, बच्चों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ड्रॉप लाइक लीजन्स होते हैं। नेक्स्ट इनवर्स सोरोसिस, ये हमारे पास में एक्जिला, ग्रोइन उस एरिया में मिलते हैं, स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में पोस्टुलर सोरोसिस, ये जो है वो हमारे पास में पाल्म एंड सोल पे जो है वो बनते हैं। इरिथ्रोडर्मिक सोरोसिस सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, लाइफ थ्रेटनिंग है। नेल सोरोसिस बिल्कुल नाखूनों पे जो है वो देखने को मिलेगा। एंड सोरोटिक आर्थराइटिस, जिस तरीके से हमारे पास में आर्थराइटिस होता है, जॉइंट पेन, उस तरीके के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि सोरोसिस के जो है वो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, तो इसमें आपको दो तीन चीजें सबसे ज्यादा याद रखनी है। एक तो आपको याद रखनी है
सिल्वरी व्हाइट स्केल पैचेज, ठीक है। और जैसे हमारे पास में डेंड्रफ जैसे दाने दाने नहीं होते, वो सारी चीजें। और नेक्स्ट सबसे मेन चीज दैट इज का स्प्टिच साइन एंड कोबनर्स फिनोमिना, ये चीजें देखने को मिलेगी। तो वन बाय वन करके लेते हैं, जहां इंपॉर्टेंट आएगा उसको मैं आपको बता दूंगा। तो वेल डिफाइंड इरिथ्रोमेटस प्लेग्स, ठीक है, अच्छे तरीके से इरिथ्रोमेटस प्लेग बन जाएगा वहां पे। यानी कि नॉर्मली हमारे पास में स्किन लीजन्स बनते हैं, उसमें बिल्कुल बारीक बनता है, इसमें हमारे पास में काफी मोटा वेल डिफाइंड इरिथ्रोमेटस प्लेग जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में सिलरी व्हाइट स्केल्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे चांदी की जो चीजें होती है उस तरीके से। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ईचिंग एंड बर्निंग, बर्निंग एंड ईचिंग देखने को मिलेगा। क्रैकिंग एंड बीडिंग, ये चीजें देखने को मिलेगा। ब्लीडिंग जो है वो हमारे पास में हो जाएगा एंड क्रैकिंग जो है वो देखने को मिलेगा। नेल के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगी, इसके अंदर हमारे पास में दोस्तों ऑनकोलाइसिस मतलब नेल सेपरेशन, नेल स्किन से अपनी जगह से हटने लग जाएंगे, ठीक है। एंड ऑयल ड्रॉप डिसकलरेशन, ऑयल ड्रॉप डिसकलरेशन मतलब जिस तरीके से हमारे पास में चीजें चेंजेस होती है उस तरीके से। स्काल्प इन्वॉल्वमेंट, स्काल्प के अंदर जो है वो हमारे पास में इन्वॉल्वमेंट होता है, तो जैसे डैंड्रफ नहीं होता वैसे जो है वो हमारे पास में व्हाइट व्हाइट छोटी छोटी जो है वो चीजें उतर के आएगी, जो स्काल्प है वो उतर के आएगा। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में स्टुप्टिज साइन एंड कोबर्स फिनोमिना। अब देखो स्टुप्टिज साइन क्या होता है, पिन पॉइंट ब्लीडिंग ऑन रिमूविंग स्केल्स, जो हम स्केल्स जो होते हैं यानी कि जो व्हाइट स्किन को अगर हम उतारेंगे तो छोटे 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 दाने बन जाएंगे, खून के जैसे दाने। कैसे बताऊं, जैसे मान लो कहीं से रगड़ खाया, ठीक है, या कहीं पे चोट लगी, पूरी स्किन उतर गई, तो छोटे 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 रेड के दाने नहीं आ जाते, सेम वैसे। तो जैसे हम वो स्किन लीजन्स उतारेंगे, यानी कि ऊपर वाला पिन पॉइंट ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिलेगी ऑन रिमूविंग स्केल्स, स्केल्स जैसे रिमूव करेंगे तो छोटी छोटी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी इस तरीके से। देखो यहाँ पे जो है व्हाइट कलर का स्केल था, तो ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये देखिए छोटे छोटे दाने जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड स्टुप्टिज साइन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इमेज बेस पे क्वेश्चन पूछा गया, ऐसी इमेज देते हैं देन पूछते हैं कि ये कौन सा साइन है, तो ये हो गया हमारे पास में स्टुप्टिज साइन। नेक्स्ट आता है दैट इज का कोएबनर्स फिनोमिना। इसके अंदर क्या होता है, लीजन्स अपीयर एट ट्रोमा साइट, जो भी ट्रोमा होता है उस पे जो है वो लीजन्स बन जाते हैं, जैसे हमारे पास में जो है वो स्किन के जैसे लीजन्स बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड कोबनर्स फिनोमिना। अब ये आ ही गया, इसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था कि कोबनर्स फिनोमिना क्या होता है, वो आप कमेंट में बताइए, तो वो ऑलरेडी हमारे पास में आ चुका है। तो ये जो है वो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्या क्या था, पहले तो वेल डिफाइंड इरिथ्रोमेटस प्लेग, यानी कि जो इरिथ्रोमेटस प्लेग बनता है वो वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड मतलब बिल्कुल थिक वाला मोटा वाला बनता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सिल्वरी व्हाइट स्केल्स, सिल्वरी व्हाइट स्केल्स का मतलब हो गया हमारे पास में जैसे चांदी के जैसे नहीं होते, व्हाइट व्हाइट स्केल्स बन जाएंगे। ईचिंग एंड बर्निंग देखने को मिलेगी, क्रैकिंग एंड ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, नेल चेंजेज मिलेगा जिसमें हमारे पास में जो हो ऑनकोलाइसिस मतलब नेल सेपरेशन देखने को मिलेगा, ऑयल ड्रॉप डिसकलरेशन देखने को मिलेगा, एंड स्काल्प इन्वॉल्वमेंट होता है, स्काल्प के अंदर अगर हमारे पास में सोरोसिस है तो वहां पे डेंड्रफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, एंड सुप्टी साइन एंड कोबनस फिनोमिना जो है वो देखने को मिलेगा। दोनों की इमेज मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब बात आती है हमारे पास में डायग्नोसिस, कैसे जो है वो आप सोरोसिस का जो है वो डायग्नोसिस करोगे। डायग्नोसिस इसका बहुत ईजी है, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन मतलब जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसी से आपको सारी चीज का पता चल जाएगा। तो क्लासिकल प्लेग अपीयरेंस देखने को मिलेगी, क्लासिकल प्लेग अपीयरेंस मतलब बिल्कुल सिल्वरी जो है वो हमारे पास में प्लेग अपीयरेंस देखने को मिलेगा, एंड सुप्टिज साइन हमें देखने को मिलेगा, एंड कोबर्स फिनोमिना जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये तीनों चीज जो है वो आपको ध्यान में रखने, एक तो क्लासिकल प्लेक्स बिल्कुल मोटा मोटा मिलेगा, सुप्टिज साइन एंड कोबनस फिनोमिना जो है वो देखने को मिलेगा। अब बात आती है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहली चीज आती है स्किन बायोप्सी, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड है इन डाउटफुल केसेस। अगर आपको लगता है कि ये सोरोसिस भी हो सकता है या फिर जो हमारे पास में अलग कोई स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो अगर आपको इसको आइडेंटिफाई करना है या इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको स्किन बायोप्सी करवानी पड़ेगी। स्किन बायोप्सी के बाद में जो है वो हमारे पास में क्लियर चीजें हो जाएगी, इट इज गोल्ड स्टैंडर्ड इन डाउटफुल केसेस कि ये वाकई में सोरोसिस है या और कोई स्किन लीजन है, इन सब चीजों का जो है वो क्लासिफिकेशन हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है हमारे पास में हाइपर केरेटोसिस एंड पैराकेरेटोसिस। हाइपर केरेटोसिस एंड पैराकेरेटोसिस क्या होता है दोस्तों? हाइपर केरेटोसिस मतलब स्किन वियर एंड टियर बहुत जल्दी हो रही है। जो स्किन जो है वो हमारे पास में 28 दिन के अंदर होने वाली थी, अब वो हमारे पास में सिर्फ 3 से 4 दिनों के अंदर हो रही है। तो ये हो गया हमारे पास में हाइपर केरेटोसिस या पैराकेरेटोसिस। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इनलॉग्ड रेटी रिड्ज, मतलब छोटे छोटे जो है वो वहां पे जो है वो आपको फोल्डिंग टाइप से जो है वो देखने को मिलेगा। एंड रिमोटॉइड फैक्टर्स नेगेटिव इन सोरोटिक आर्थराइटिस। अब देखो, आर्थराइटिस होता है, ध्यान रखना, आर्थराइटिस होता है तो आपको पता है जॉइंट्स पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, जॉइंट्स टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, बट उसमें रूमेटिक फैक्टर जो है वो हमारे पास में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर सोरोटिक आर्थराइटिस है, सोरोसिस की वजह से आर्थराइटिस हो रहा है, तो उसमें रूमेटिक फैक्टर जो है वो हमारे पास में एब्सेंट मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। एंड एक्सरे इन आर्थराइटिस, आर्थराइटिस है तो उसके अंदर हम एक्सरे देखते हैं ताकि स्वेलिंग जो है वो कितनी होगी। ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो हम करवाएंगे ताकि हमें पता लग सके कि इसके अंदर जो है वो क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोरिंग। सोरोसिस कितना है, किस तरीके से जो है वो हम स्कोर कर सकते हैं? तो इसके लिए जो है वो पासी स्कोर आता है। पासी स्कोर क्या है? पी फॉर सोरोसिस, ए फॉर एरिया, एस फॉर सीवियरिटी, आई फॉर इंडेक्स। पासी स्कोर जो है वो किसके लिए यूज में लिया जाता है? ये इमेज वो हमारे पास में जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। या पासी की फुल फॉर्म क्या होती है? पासी हो गया सोरोसिस एरिया सीवियरिटी इंडेक्स, मतलब हमारे पास में सोरोसिस कितना जो है वो बढ़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं पासी स्कोर। तो सोरोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पासी स्कोर करते हैं। क्लियर है? तो पासी स्कोर किसके लिए किया जाता है? पासी स्कोर जो है वो हम सोराइसिस को जो है वो आइडेंटिफाई या उसकी मेजरमेंट या कितना जो है वो फैल चुका है उसके लिए करते हैं। और इसकी फुल फॉर्म होगी सोरोसिस एरिया सीवियरिटी इंडेक्स। इसमें हम क्या करते हैं? जैसे हेड और नेक पे है तो ये सारी चीजें जो है, अगर अपर लिम्स पे है तो उसका हम सीवियरिटी देखेंगे। देन अगर ट्रंक पे है तो फिर और ज्यादा सीवियरिटी है, लोअर लिम्ब पे है तो उस हिसाब से जो है वो हम चेक करते हैं। देन उसके बाद में हमारे पास में एक और चीज आता है इसी पासी स्कोर में। इसमें हम क्या करते हैं? 3 कैटेगरी बनाई गई है पासी स्कोर के आधार पे, माइल्ड सोरोसिस, मॉडरेट सोरोसिस एंड सीवियर सोरोसिस। इसमें क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी का जो है वो सिर्फ 3% हिस्सा जो है वो काम में लेते हैं, सिर्फ 3% हिस्सा। अब 3% हिस्सा कैसे काउंट करोगे? तो 3% हिस्से का सबसे अच्छा फॉर्मूला है कि एक जो पाम है ना वो हमारे पास में 1% को डिनोट कर रही है। समझ में आ गया? बहुत बार जो है वो कई कई बड़ी बड़ी चीजें जो है बहुत आसानी से समझ में आती है। एक पाम इक्वल टू 1%। अगर मैं कहूं कि किसी को 10 पाम है, ठीक है, 10 पाम है, या फिर मैं सीधा सीधा बोल दूं कि हमारे पास में किसी को जो है वो 7 पाम आया है, हमने चेक किया 7 पाम जो है वो निकला है, तो 7 पाम कौन सी कैटेगरी में आएगा? तो ये दोस्तों मॉडरेट सोरोसिस है, मतलब 7% है। 7 पाम का मतलब 7% है। एक पाम इक्वल टू 1%। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों माइल्ड सोरोसिस। माइल्ड सोरोसिस में क्या है? लेस देन 3% ऑफ द बॉडी हैज सोरोसिस, यानी कि अगर हम कहें पाम में तो ये हमारे पास में पाम आ जाएगा लेस देन 3 पाम। अगर हम कहीं पे भी काउंट करेंगे, जैसे मान लो ये सोरोसिस का एरिया है, अभी 1 पाम से भी कम है, मतलब ये माइल्ड में आएगा। अगर इतना बड़ा पेचेज बन गया 1 पाम से कवर कर रहा है तो भी ये माइल्ड में आएगा। अगर हमारे पास में 1 2 3 तक आएगा तो ये माइल्ड में आएगा। अगर हमारे पास में पूरे पैर पे फैला हुआ है तो हम पाम से काउंट करेंगे तो लगभग जो है वो 6 पाम बन जाएंगे, ठीक है, 6 पंजे बन जाएंगे, तो फिर ये मॉडरेट सोरोसिस में आएगा। एक पाम इक्वल टू 1%, तो 3% से कम है या 3 पाम से कम है मतलब वो माइल्ड सोरोसिस है। मॉडरेट सोरोसिस 3 to 10%, 3 to 10% ऑफ द बॉडी हैज सोरोसिस, यानी कि 3 से लेके 10 पाम, ठीक है, 3 से लेके 10 पाम तक जो एरिया कवर होगा वो आएगा हमारे पास में मॉडरेट में। सीवियर सोरोसिस दैट इज कॉल्ड मोर देन 10% ऑफ बॉडी हैज सोरोसिस, 10 पाम से भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 10 पाम से भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में सोरोसिस, ठीक है। तो पाम के आधार पे जो है वो हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किस तरीके से करोगे, ठीक है, मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट किस तरीके से करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में मैनेजमेंट में कि किस तरीके से आप ट्रीट करोगे।
ये लो, ठीक है। मैनेजमेंट में या ट्रीटमेंट में सबसे पहले जनरल मेजर्स वो तो हम करेंगे करेंगे। तो सबसे पहले अवॉइड ट्रिगर्स, यानी कि जिसकी वजह से सोरोसिस ज्यादा फैल रहा था उन चीजों को अवॉइड करोगे, जैसे स्ट्रेस है, ट्रोमा है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इन सब चीजों को जो है वो हम अवॉइड करेंगे। जो भी ट्रिगर पॉइंट है, ठीक है, या जिनकी वजह से भी जो है वो हमारे पास में सोरोसिस ज्यादा फैल रहा था, उन सबको हम जो है वो अवॉइड करेंगे। तो अवॉइड ट्रिगर्स, स्ट्रेस, ट्रोमा, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सबको अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट आता हमारे पास में मॉइस्चराइजर, इमोलेंट, ठीक है। मॉइस्चराइजर, इमोलेंट बहुत ज्यादा स्किन को ड्राई जो है वो हम नहीं रखेंगे, ये सारी चीजें, तो मॉइस्चराइजर, इमोलेंट हम लगाते हैं। नेक्स्ट सनलाइट एक्सपोजर बेनिफिशियल, ठीक है। सनलाइट एक्सपोजर जो हो हमारे पास में बेनिफिशियल होता है, हल्का फुल्का, क्यों? क्योंकि आपको पता है उसकी वजह से जो भी हमारे पास में कोई इन्फेक्शन वाली चीजें हैं वो खत्म हो जाती है। तो ये चीजें आ गए हमारे पास में जनरल मेजर्स में। अब आ जाता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड टॉपिकल थेरेपीज। टॉपिकल थेरेपीज इन द सेंस फर्स्ट लाइन ड्रग्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम टॉपिकल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हम लगाते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड आपको पता है बहुत सारे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं जैसे डेक्सोना है, देन हाइड्रोकोर्टिसोन है, ये सारे के सारे। टॉपिकल कोर्टिकोस्टेरॉइड, टॉपिकल मतलब स्किन पे मलहम के तरीके से हम लगाते हैं, उसको बोलते हैं टॉपिकल, ठीक है। तो टॉपिकल कोर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो हम यूज करते हैं। देन उसके बाद में विटामिन डी एनालोगस, जैसे कैल्सिट्रोल, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में कैल्पिट्रोल, वो सारी चीज यूज करते हैं। एंड कोलतार प्रिपरेशन, ठीक है, कोलतार प्रिपरेशन जो है वो हम करते हैं ताकि उससे जो हो आ जाए। नेक्स्ट काफी ज्यादा चीज सैलिसिलिक एसिड, कीरेटोनोलाइटिक होता है, ये जो है वो काफी ज्यादा यूज में लेते हैं। सबसे ज्यादा यूज लेने वाली चीज है दैट इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। सबसे ज्यादा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा क्या यूज लेते हैं, तो सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड टेराजोटोड, जिसको हम रेटिनोइड्स के नाम से जानते हैं, एंड टॉपिकल कैल्शियम इनहिबिटर। ये क्या करता है हमारे पास में, टेक्यूरम फॉर सेंसिटिव एरिया, जो भी हमारे पास में सेंसिटिव एरिया वहां पे जो है वो यूज किया जाता है। आपको इन सब चीजों में सबसे मेन चीज है कि सैलिसिलिक एसिड जो है वो हम सबसे ज्यादा काम में लेते हैं टॉपिकल थेरेपी के रूप में। देन उसके बाद आता है हमारे पास में फोटोथेरेपी भी, जिससे भी जो है वो उसको ठीक किया जाता है। फोटोथेरेपी से जो है वो दो तरीके से किया जाता है। एक आ जाता है हमारे पास में यूवीबी थेरेपी, अल्ट्रावायलेट जो है वो हमारे पास में थेरेपी। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड अल्ट्रावायलेट ए थेरेपी प्लस पोर्सलेन, ठीक है। तो इसको हम लेते हैं सोरेलिन के जिसके नाम से जानते हैं। तो दो थेरेपी आते हैं, पहला आता है यूवीबी। यूवीबी क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारे पास में अल्ट्रा वॉयलेट बी थेरेपी। क्या चीज, अल्ट्रावायलेट बी थेरेपी, यूवीबी। ये जो आप देख रहे हो ये है हमारे पास में अल्ट्रावायलेट बी थेरेपी। जैसे मान लो यहाँ पे सोरोसिस है, ये यहाँ पे कहीं पे भी है, तो यूवीबी थेरेपी मतलब अल्ट्रावायलेट बी थेरेपी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट बी थेरेपी देते हैं। एंड पुआ, पुआ क्या चीज है इसको ध्यान से देखो। पुआ में क्या होता है, एक होता है हमारे पास में दैट इज का सोरेलेन, पी इसमें साइलेंट होता है, सोरेलेन प्लस अल्ट्रावायलेट ए रेज, दोनों को मिक्स करके देते हैं। समझ में आ गया, ध्यान से देखिए। पवा थेरेपी में क्या करते हैं, इसके अंदर जो है हमारे पास में ये फुल फॉर्म आ गई सोरेलिन अल्ट्रावायलेट ए। तो ये हमारे पास में पी से आ गया दैट इज कॉल्ड सोरेलिन, यूवी से आ गया अल्ट्रावायलेट, एंड ए से आ गया ए, ठीक है। तो सोरेलिन अल्ट्रावायलेट ए ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना, ठीक है। तो कहीं कोई चीज जो है वो आपको सोरेलिन अल्ट्रावायलेट ए थेरेपी और अल्ट्रावायलेट बी थेरेपी जो है वो दी जाती है। दोनों की इमेज बेस पे देख रहा हूं, ये जो आप देख रहे हो ये है हमारे पास में अल्ट्रावायलेट बी थेरेपी, और ये है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड अल्ट्रावायलेट ए प्लस सोरेलिन थेरेपी। दोनों को जो है वो देख लीजिए, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक थेरेपी। सिस्टेमिक थेरेपी मतलब अगर मॉडरेट टू सीवियर अगर चीज आ रही है तो कौन कौन सी ड्रग्स हम काम में लेते हैं उसको। तो सबसे पहले आगे मिथोट्रेक्स, ठीक है। मिथोट्रेक्स क्या होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट होता है। इम्यूनो सप्रेसेंट अगर हमारे पास में टी लिम्फोसाइट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो टी लिम्फोसाइट जो है वो बढ़ी हुई है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इम्यूनो सप्रेसेंट काम में लेते हैं, जिसको हम मिथोट्रेक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन जिसमें हमारे पास में कैल्शियम इनहिबिटर आता है, जो कि हमारे पास में इसको इनहिबिट करके जो है वो ठीक करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एसिट्रेनेटिन, यानी कि ऑयल रिटेंट्स। एंड आता है हमारे पास में एप्रिमलेस्ट,
ये PDE4 इनहिबिटर आता है। एंड लास्ट आ गया हमारे पास में बायोग्लोजेसिक, ये एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 17 या इंटरल्यूकिन 23 इनहिबिटर होता है। ये सारे के सारे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, इंटरल्यूकिन 17, 23, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में क्या करते हैं दोस्तों, सोरोसिस को बढ़ावा देते हैं। तो ये जो हमारे पास में बायोलॉजिक्स है, ये इनको जो है वो कंट्रोल करता है और इसको जो है वो यूज में लेते हैं। सबसे ज्यादा जो ड्रग्स काम में आती है वो मिथोट्रेक्स एंड साइक्लोस्पोरिन जो है वो काम में आती है। ये हो गया हमारे पास में अगर मॉडरेट टू सीवियर की कोई कंडीशन है तो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिक ड्रग्स। ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। लास्ट वाला था बायोलॉजिक ड्रग्स, ये वाला। तो ये जो है हमारे पास में क्या करती है, ये जैसे हमारे पास में एंट्रप्सेट या इनफ्लेक्समैब, एस्टलमैब, ये एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है। देन उसके बाद में आता है हमारे पास में शिकोनीहेब्स, देन इल्यूहेब, ये एंटी इंटरल्यूकिन 17 है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में जिसका यूसिटनेप, ये एंटी इंटरल्यूकिन जो है वो होती है 17 एंड 12, ये सब चीजें होती है। तो ये बायोलॉजिकल ड्रग्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर सोरोसिस को ट्रीट नहीं किया गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो पहली चीज आती है सोरोटिक आर्थराइटिस, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हो सकता है इरिथ्रोडर्मा। इरिथ्रोडर्मा में क्या होता है, रिस्क ऑफ सेप्सिस एंड डिहाइड्रेशन और सेप्सिस की कंडीशन आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं इरिथ्रोडर्मा। नेक्स्ट आता है डिप्रेशन एंड साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। अगर किसी को सोरोसिस है तो ऑब्वियसली वो पर्सन बार बार उस चीज को देखता है कि यार मेरे को ये क्या डिजीज होगी, किस तरीके से ये ठीक होगी, वो सारी चीजें। उसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद आता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड CVD रिस्क, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज है उसका रिस्क हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास में मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड कार्डियोवेस्कुलर डिजीज का जो है वो रिस्क हो जाएगा अगर आपने जो है वो सोरोसिस को ठीक नहीं किया गया है तो। अब आ जाता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएट डायग्नोसिस। डिफरेंशिएट डायग्नोसिस इन द सेंस अगर किसी को जो है वो सोरोसिस है तो वो हमारे पास में एक्चुअल में सोरोसिस है या उसकी जगह से वो कहीं एक्जिमा तो नहीं है, वो हमारे पास में टीनिया तो नहीं है, या वो कोई डर्मेटाइटिस तो नहीं है। इसको सेपरेट करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इनका ट्रीटमेंट अलग है और हमारे पास में सोरोसिस का ट्रीटमेंट अलग है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी डिजीज से इसको सेपरेट करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज आती है शिबोरिक डर्मेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द डर्मिस, दैट इज कॉल्ड डर्मेटाइटिस। तो डर्मेटाइटिस तो नहीं है। एक्जिमा भी शायद मैंने बुलेट सीरीज के अंदर शायद लिया हुआ है, वो तो नहीं है। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास में लिचन प्लूनिस, वो तो नहीं है। एंड टीनिया, फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। इनसे जो है वो हमें सेपरेट करना है क्योंकि इनका ट्रीटमेंट अलग होता है और उसका ट्रीटमेंट जो है वो हमारे पास में अलग होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। अगर किसी को सोरोसिस हो गया, अब सोरोसिस का जो है वो कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि स्किन डिजीज है। स्किन डिजीज का कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट इतना ज्यादा होता नहीं है। बहुत सारे लोग कई बार मीम्स भी बनाते हैं ना कि सर्जरी स्किन डिपार्टमेंट वालों का सही काम है। बोला कैसे? बोला इसके मरीज कभी भी रात में नहीं आते। बिल्कुल सही बात है, रात में कभी भी नहीं आते। कोई इमरजेंसी नहीं होता है कि हाँ अभी उठ के चलना पड़ेगा, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी है या कोई सर्जिकल केस है या कोई ट्रोमा का केस है, कोई रात को केस नहीं आता। सेकंड चीज, इनके मरीज जो है वो जल्दी से ठीक नहीं होते, बिल्कुल लंबे समय तक 2 साल 5 साल तक मेडिसिन चलती है, कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि मरीज मर जाएगा। तो वो सारी चीजें, तो वो एक मजाक की चीजें हैं। बाकी नर्स का क्या रोल होता है वो चीजें, क्योंकि कोई सर्जिकल मैनेजमेंट होता नहीं है। तो सबसे पहले नर्सिंग का रोल होता है असेस स्किन लीजन्स एंड सीवियरिटी। सबसे पहले नर्स जो है वो स्किन लीजन को असेस करेगी और सीवियरिटी देखेगी कि माइल्ड सोरोसिस है या मॉडरेट है, ठीक है, माइल्ड सोरोसिस है या मॉडरेट सोरोसिस है या फिर जो है वो हमारे पास में सीवियर है, ठीक है। इन सोरोसिस को जो है वो देखेगी। तो असेस स्किन लीजन को देखेंगे एंड सीवियरिटी को जो है वो देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रमोट स्किन हाइड्रेशन। स्किन हाइड्रेशन को जो है वो प्रमोट करना है। अगर आप डिहाइड्रेशन की कंडीशन में क्लाइंट को रखते हो तो ये चीजें और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हाइड्रेशन को प्रॉपर मेंटेन रखना है, न्यूट्रिशन फ्लूइड जो है वो प्रॉपर रखना है। एडमिनिस्टर टॉपिकल एंड सिस्टेमिक थेरेपी एज प्रेस्क्राइब। जो भी हमारे पास में जो भी टॉपिकल मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की गई है वो एडमिनिस्ट्रेट करनी है। एंड सिस्टेमिक थेरेपी में क्या था,
अल्ट्रा वायलेट बी रेज एंड सोरोस्टिक अल्ट्रा वायलेट ए। ठीक है, ये पुआ और यूवी इन दोनों को जो है वो प्रॉपर थेरेपी में देना है। एंड पेशेंट को क्या क्या एजुकेट करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेशेंट का क्या क्या एजुकेशन देंगे, उसको बताएंगे अवॉइड ट्रिगर्स, यानी कि जिसकी वजह से सोरोसिस ज्यादा बढ़ रहा था उन सब चीजों को आप छोड़ दो। ठीक है, स्ट्रेस वाला था, वो सब चीजें था, उनको जो है वो आप अवॉइड करो। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस हो रहा था, उसको भी आप अवॉइड करो, ये हम पेशेंट को बताएंगे। यहां से जो चीज आती है ये होता है हमारे पास में पेशेंट को हम क्या क्या एजुकेशन देंगे। तो पहली चीज तो अवॉइड ट्रिगर्स करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे एंड रेगुलर मॉइस्चराइजेशन, प्रॉपर जो हो मॉइस्चराइजेशन रखेंगे, क्योंकि ज्यादा ड्राई होगी, ज्यादा जो है वो डिहाइड्रेट स्किन होगी, उसमें उतना ही ज्यादा जो है वो सोरोसिस होने की संभावना है। नेक्स्ट आता है जेंटल स्किन केयर, अवॉइड स्क्रबिंग, नॉर्मल स्किन को जो है वो साफ करेंगे। ऐसा नहीं कि व्हाइट स्केच बन गए देन उसके बाद रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं, खून निकल जाएगा और ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा। तो स्क्रबिंग को जो है वो अवॉइड करेंगे और जनरल जो है वो जेंटल स्किन केयर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में साइकोलॉजिकल सपोर्ट ड्यू टू क्रोनिक नेचर। ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट जरूरी है क्योंकि क्लाइंट जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है, सोरोसिस की कंडीशन है तो क्लाइंट जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है, इसलिए साइकोलॉजिकल जो है वो सपोर्ट देंगे। ये हम जो है वो क्लाइंट को एजुकेट करेंगे। तो ये हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन सा था, पहले तो हम स्किन लीजन्स को जो है वो असेस करेंगे, देन उसके बाद स्किन को जो है वो हाइड्रेट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद टॉपिकल और सिस्टेमिक जो भी थेरेपी है वो प्रोवाइड करेंगे, और फिर हम जो है वो क्लाइंट को एजुकेट करेंगे क्या क्या चीज़ों में, ट्रिगर्स को अवॉइड करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट को रखना है, रेगुलर मॉइस्चराइजेशन करना है, जेंटल स्किन केयर करनी है एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो देना है। ये हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट। पेशेंट एजुकेशन को ऑलरेडी जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन फटाफट इसको समराइज कर देते हैं। क्रोनिक डिजीज है तो रेमिसेशन एंड रिलैप्सिंग, यानी कि उसको जो है वो ये सांत्वना बताएंगे कि ये क्रोनिक डिजीज है, जल्दी से ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो रेमिशंस एंड रिलैप्सिंग है। एंड डू नॉट स्क्रैच और पील स्केल, यानी कि स्क्रैच नहीं करना है और ऐसा नहीं करना है कि उसको दबा दबा के जो है वो चीजें बाहर निकाल दो। जैसे हमारे पास में दैट इज कॉल्ड, जो हमारे पास में सोरोसिस जिसमें हमारे पास में जो है वो ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बन गई थी, गुटेटी सोरोसिस, उसकी तरीके से उसको पील जो है वो नहीं करना है, ध्यान रखना। देन अवॉइड कोल्ड ड्राई क्लाइमेट एंड एल्कोहल, एल्कोहल का यूज नहीं लेना है, ड्राई क्लाइमेट में नहीं जाना है। ड्राई क्लाइमेट में तो स्किन को हाइड्रेट रखना है, प्लस दूसरी चीज हमारे स्किन को हाइड्रेट रखना है, प्लस हमारे पास में जो भी चीजें थी, ठीक है, स्किन को हाइड्रेट के बाद में जो है हमारे पास में मॉइस्चराइजेशन रखना, वो सारी चीजें, और बहुत ज्यादा कोल्ड पे जो है वो नहीं जाना है। बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट रखना है। एंड सन एक्सपोजर बेनिफिशियल बट अवॉइड सनबर्न, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। सन जो है वो एक्सपोजर, धूप में अगर हम सेकते हैं तो वो सोरोसिस अच्छी चीज है, सोरोसिस के लिए अच्छी चीज है, सोरोसिस लगभग जो है वो ठीक ही होगा, लेकिन अवॉइड सनबर्न, सनबर्न को जो है वो अवॉइड करना है। ठीक है, जो हमारे पास में कहीं ऐसा ना हो कि धूप से हम जो है वो कि ठीक है मेरा तो सोरोसिस हो गया, मैं तो धूप में बैठूंगा और धूप में बैठ के जो है वो काले पकौड़े हो गए, ऐसा नहीं करना, वरना फिर एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा। तो ये पेशेंट को जो हम एजुकेशन देंगे, प्रॉपर हाइड्रेशन लेना है, स्किन को लीजन को पील नहीं करना है, स्किन को कोल्ड पे नहीं जाना है, ड्राई ज़्यादा नहीं रखना है, अल्कोहल ज़्यादा नहीं लेना है, बैलेंस डाइट लेना है, एक्सरसाइज लेना है, धूप में आप सेकिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप जो है वो धूप में बैठे रहे, ये करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में निमोनिक्स। निमोनिक्स आता है कौन कौन से ऐसे ट्रिगर्स पॉइंट हैं जिसके अंदर जो है वो हमारे पास में सोरोसिस जो है वो बढ़ जाता है। ये आ गया हमारे पास में ट्रिगर्स ऑफ सोरोसिस। ट्रिगर्स का मतलब क्या हो गया, ऐसे फैक्टर्स जो हमारे पास में सोरोसिस को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में ट्रिगर्स लेंगे, देन की पॉइंट लेके इस टॉपिक को जो है फिनिश करेंगे। तो ट्रिगर्स मतलब ऐसे चीजें जो हमारे पास में सोरोसिस को जो है वो या सोराइसिस को जो है वो बढ़ावा देते हैं। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म आ गई स्ट्रेस। स्ट्रेस से याद रह जाएगा, स्ट्रेस में एस से स्ट्रेस ही आएगा। तो सोरोसिस को कौन सी चीजें, स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो ध्यान रखो दोस्तों, कल को आपको भी जो है वो सोराइसिस हो सकता है। तो एस फॉर स्ट्रेस, टी फॉर ट्रोमा, आर फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे स्टेपाइलोकोकस इन्फेक्शन। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूं, ये एस, ये टी, ये आर, ये ई, देन ये हमारे पास में एस एंड एस, ये हो गया स्ट्रेस।
तो ये हमारे पास में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ई से आ गया एक्सट्रीम क्लाइमेट, जैसे बहुत ज्यादा कोल्ड में, जैसे मैंने आपको गुलमर्ग, सोलमर्ग, शिमला का आपको एग्जांपल दिया था। ऐसे आ जाएगा स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग ज्यादा यूज करते हैं तो भी जो है वो सोराइसिस हो सकता है। एंड ऐसे आ जाएगा स्टेरॉइड विड्रॉल, सडनली आपने स्टेरॉइड विड्रॉ कर दिया, जैसे कोई भी जो है वाइसलोन, प्रेडिसोलोन, कोई भी टेबलेट ले रहा, अगर सडनली आपने विड्रॉ कर दिया तो उसको भी जो है वो सोराइसिस हो सकता है। तो ये कुछ ट्रिगर पॉइंट थे जो कि सोराइसिस को बढ़ावा देते हैं। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस से। स्ट्रेस से आपको याद रख लेना है, एस फॉर स्ट्रेस, टी फॉर ट्रॉमा, आर फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ई फॉर एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब कोल्ड, देन एस फॉर स्मोकिंग एंड एस फॉर स्टेरॉइड विड्रॉल। अब फटाफट जो है वो इसके की पॉइंट लेते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो की पॉइंट में आ गया हमारे पास में, ये एक ऑटो इम्यून है, ध्यान रखना, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी स्किन डिजीज है। क्रोनिक मतलब लंबे समय से, सोरोसिस हो गया इसका मतलब ये नहीं कि एक दो दिन में जो है वो ठीक हो जाएगा। एंड इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, एपिडर्मल टर्नओवर। एपिडर्मल मतलब जो हमारे पास में ऊपर वाली जो स्किन थी, नॉर्मली जो है वो कितने दिन में हटती है, 28 डेज के अंदर जो है वो कंप्लीट टर्न ओवर होता है, 28 डेज। वो अब कितने में, 3 से 4 दिन के अंदर ही जो है वो होने लग जाएगा। देन क्लासिकल सिल्वरी प्लेक ऑन एक्सटीरियर सरफेस, जो हमारे पास में जैसे ये हो गया, ये सरफेस हो गया, नी हो गया, वहां पे हमें जो है वो सिल्वर प्लेक जो है वो देखने को मिलेंगे, क्लासिकल सिल्वर प्लेक जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता हमारे पास में असुप्टिक साइन एंड कुबर्स फिनोमिना। असुप्टिक साइन में अगर जो हम व्हाइट स्किन को हटा के देखेंगे तो वहां पे छोटे छोटे जो है वो डोट लाइक स्ट्रक्चर। एंड कुबर्स फिनोमिना में हमारे पास में आता है कि जहां पे ट्रॉमा होता है वहां पे किलोइड्स जैसी जो है वो स्ट्रक्चर, जैसे सर्जरी के बाद लंबी लंबी किलोइड्स नहीं बन जाते, उस तरीके से। देन ट्रीटमेंट की बात करें तो टॉपिकल स्टेरॉइड्स हम यूज करते हैं, फोटोथेरेपी यूज करते हैं। फोटोथेरेपी में हमारे पास में दो थेरेपी, अल्ट्रावायलेट ए रेज एंड उसके बाद सोरलिन अल्ट्रावायलेट ए, एंड ये हो गया हमारे पास में बी, ये बी, ठीक है, उल्टा हो गया, पुआ एंड यूवी, अल्ट्रावायलेट बी एंड सोरलिन अल्ट्रावायलेट ए, ये दोनों थेरेपी काम में ली जाती है। एंड सिस्टेमिक ड्रग में मिथोट्रेक्स दे दिया, देन हमारे पास सैलिसिलिक एसिड दे दिया, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारे पास में टॉपिक दैट इज कॉल्ड सोरोसिस या सोराइसिस भी बोलते हैं इसको, काफी जगह जो है प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है, इसको सोराइसिस भी बोला जाता है। तो जो सोराइसिस जो है वो हमारे पास में एग्जाम में पूछते हैं, पूरा डिटेल से मैंने बता दिया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत सारे टीचर जो है वो इसको नहीं करवाते हैं या बहुत सारे बच्चे जो है इसको स्किप कर देते हैं, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि बहुत बार नोट सेट में इमेज बेस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है एंड इसके टाइप पे भी क्वेश्चन आया। तो जहां जहां जो जो क्वेश्चन आए हैं मैंने पूरे जितने भी नोट सेट 1 से लेके आज तक जो नोट सेट 9 तक जो हमारे पास में है वहां तक मैंने देखा कि इस टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये टॉपिक मैंने इसलिए, हालांकि ये बोरिंग है लेकिन फिर भी मैंने लिया, क्यों लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को हम बुलेट सीरीज के अंदर ऐसा कोई भी टॉपिक छोड़ दें जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो और बच्चे के क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। तो इमेज बेस पे हो, कौन कौन सी चीजों में क्या क्या डिफरेंशिएट आता है वो सारी चीजें मैंने बताई। जो चीजें एग्जाम में नहीं पूछी थी उनको मैंने बताया कि इनमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन जहां पे पूछा जाता है जैसे टाइप पे है, कौन सी मेडिकेशन है, इमेज बेस पे है, वो सारी चीजें मैंने आपको जो है वो बताई है। किसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, किसके क्लिनिकल फीचर पूछ सकते हैं, किसके जो है वो हमारे पास में इमेज बेस पे पूछ सकते हैं, कौन कौन से टाइप कहाँ कहाँ होता है, कौन सा लाइफ थ्रेडिंग होता है, कौन सा जो है वो बच्चों में देखने को मिलता है, कौन सा जो है हमारे पास में मोस्ट कॉमन होता है, जितने भी सोरोसिस थे सबका डिटेल से जो है मैंने बताया है। इसमें बहुत मेहनत की है। आई होप आपको ये क्लास जो है वो बोरिंग जरूर थी, लेकिन मैंने पूरा एफर्ट डाला है इसको जो है वो समझाया जाए और इसको थोड़ा सा जो है वो अच्छा किया जाए। आई होप आपको जो है वो अच्छी लगी होगी, नहीं भी लगी तो भी आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। बाकी इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे जो है वो फिनिश करते हैं। कल सुबह 7 बजे इसी टाइम पे नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।